बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टूल कॉलिंग। टूल कॉलिंग का कॉन्सेप्ट हम डिटेल में समझेंगे। क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ होता है, विद एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे हम रैपो में आ गए और रैपो में आपको स्टेप 8 पे मिलेगा टूल्स। ठीक है, यही है हम आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप readme.md के अंदर इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, सारी यहाँ पे दी हुई है। सही है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके चीज़ें अपने पास लिखी हुई हैं, मैं उसी तरीके से आप लोगों को ही समझाने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो टूल कॉलिंग को समझना है। टूल कॉलिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एलएलएम क्या होता है, यानी जीपीटी या जेमिनी वगैरह जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टूल कॉलिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एलएलएम एक्सटर्नल पाइथन फंक्शंस को कॉल करता है जब उसके पास खुद आंसर ना हो तब। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, होगा ये, एक क्यूरी आई। अब एलएलएम चेक करेगा कि इस क्यूरी का आंसर उसके पास है या नहीं। अगर होगा तो आंसर दे देगा, लेकिन अगर आंसर नहीं होगा उसके पास तो वो अपने पास टूल सर्च करेगा और उससे आंसर देगा। किससे आंसर देगा? टूल से आंसर देगा। पहले वो क्या करेगा, पहले वो चेक करेगा आंसर है उसके पास या नहीं। आंसर होगा तो वो दे देगा, लेकिन अगर उसको कोई ऐसी चीज़ दिखेगी जिसको लगेगा वो कि मैं इसका आंसर नहीं दे सकता, तो वो क्या करेगा, अपने पास जाके टूल सर्च करेगा। टूल सर्च करेगा और टूल जब उसको मिल जाएगा तो उस टूल से वो क्या करेगा, आंसर दे देगा। अब टूल क्या होगा? सिंपल हमारा पाइथन फंक्शन होगा जिसको हम डेकोरेटर की मदद से टूल बना देंगे। सिंपल पाइथन फंक्शन हमने बनाना सीखे। पाइथन फंक्शन हम बनाते हैं, उससे हम कुछ भी टास्क परफॉर्म कराते हैं। आप किसी भी चीज़ का पाइथन फंक्शन बना सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारा सिंपल एक पाइथन फंक्शन होगा। जैसे आपने कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप एक पाइथन फंक्शन बना देंगे। सही है, आपने वेदर फॉरकास्ट चेक करनी है, आप एक पाइथन फंक्शन बना देंगे। कुछ भी करना है तो आप एक फंक्शन बना देंगे उसका। अब उस फंक्शन को, सिंपल पाइथन फंक्शन को हम क्या करते हैं, टूल बना देते हैं। अब वो टूल कैसे बनेगा? वो डेकोरेटर की मदद से बनेगा। एक डेकोरेटर आता है हमारे पास @function अंडरस्कोर टूल के नाम से। वो डेकोरेटर हम जब उस फंक्शन पे लगा देते हैं तो वो फंक्शन हमारा क्या बन जाता है, टूल बन जाता है। और उस टूल को ही यूज करके एलएलएम क्या करता है, क्यूरी का आंसर देता है। ठीक है, अब देखिए एलएलएम टूल को ऑटोमेटिकली कॉल करता है, रिजल्ट फैच करता है और यूजर को नेचुरल लैंग्वेज में जवाब देता है। इस तरह एलएलएम की पावर सिर्फ टेक्स्ट तक नहीं रहती, बल्कि वो लाइव डेटा, एपीआईज या लॉजिक बेस्ड फंक्शंस भी यूज कर सकता है। सही है, अब आप सोचेंगे कि ये कह रही है कि एलएलएम जो है वो कुछ क्यूरीज ऐसी होंगी जिनका आंसर नहीं दे पाएगा, टूल चाहिए होगा उसको। तो आप बोलेंगे कि भाई चैट जीपीटी तो हर बात का जवाब देता है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ देती हूँ। चैट जीपीटी मैंने ओपन करके रखा हुआ है। चैट जीपीटी के अंदर देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है टूल्स का। ठीक है, अब मैं इसको अगर क्लिक करूँ तो यहाँ देखिए, क्रिएट एन इमेज, सर्च द वेब, राइट और कोड, रन डीप रिसर्च, थिंक फॉर लॉन्गर। ठीक है, ये सब क्या है, टूल्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा चैट जीपीटी है, हमारा जो हमने ये यहाँ पे चैट जीपीटी बनाया हुआ है, तो इसके अंदर भी क्या यूज हो रहा है, टूल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर किसी को क्या करना है, इमेज बनानी है, तो वो ये टूल यूज करेगा। ठीक है, सारी चीजों के लिए कोड लिखना है, वैसे कुछ आपने सर्च करना है, तो इन सब चीजों के लिए पीछे जो है ना, फ्रंट पे तो आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इसके अंदर भी क्या हुए हैं, ये सारे टूल्स यूज हुए हैं। जो आप इमेज जनरेट करवाते हैं, आप कोड लिखवाते हैं, आप बहुत सारी चीजें इससे करवा रहे होते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं कर रहा, डायरेक्ट एलएलएम नहीं कर रहा। इसके अंदर भी क्या हो रहा है, टूल्स यूज हुए हैं, यानी इसके अंदर भी उन्होंने फंक्शंस बना के उनको टूल्स बना के यूज कर रहे हैं वो। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने भी क्या करने, टूल्स बनाने। अच्छा, टूल कॉलिंग समझ में आ गया, लेकिन माइंड में एक सवाल आएगा कि ये कॉन्सेप्ट यूज कब होगा, ऐसा कौन सा डेटा है जिसका जवाब एलएलएम के पास नहीं है। तो देखिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा टाइप्स को समझना। ठीक है, डेटा टाइप्स को समझना जरूरी है। अगर आप ये डेटा टाइप्स समझ लेंगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एलएलएम के पास कौन से डेटा का आंसर होगा और कौन से डेटा का आंसर नहीं होगा, और किस पॉइंट पे हमें टूल कॉलिंग यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ डेटा हमारे पास 3 है। पहली हमारे पास है नॉन रियल टाइम डेटा, दूसरी हमारे पास है रियल टाइम डेटा, और तीसरी हमारे पास है पर्सनलाइज्ड डेटा। ठीक है, नॉन रियल टाइम डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा डेटा जो हिस्टोरिकल हो। जैसे हमारे पास
पुरानी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, पुरानी बातें, एग्जाम्पल पाकिस्तान के फाउंडर कौन है, तो ये हमारी हिस्ट्री में आ जाती हैं चीज़ें। तो इस टाइप की बातें जो बहुत पुरानी है, जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, हिस्ट्री में आती हैं, वो सारी बातें हमारे पास आ जाती हैं नॉन रियल टाइम डेटा में। ठीक है, जो मशहूर और हिस्ट्री के अंदर आपके पास चीज़ें मौजूद हैं वो सब हमारी नॉन रियल टाइम डेटा में आ जाती हैं, हिस्टोरिकल डेटा में। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दी, पाकिस्तान के फाउंडर कौन है। अब ये आप गूगल पे सर्च करें, आप चैट जीपीटी पे सर्च करें, आप कहीं भी सर्च करें तो आपको आराम से इसका जवाब मिल जाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है। ठीक है, दूसरी टाइप हमारे पास आती है रियल टाइम डेटा। कौन सा डेटा, करंट अपडेट। करंट अपडेट से पता ही चल रहा है कि अभी अभी जो चीज़ है उसके बारे में जानना। जैसे आज की डेट हो गई, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स दी हुई है, करेंसी रेट। ठीक है, आज का करेंसी रेट मुझे मालूम करना है कि हमारे पास डॉलर जो है वो कितने का है। सही है, करंट डेट, आज की डेट क्या है। वेदर अपडेट के, अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश वगैरह चल रही है, बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ है। तो अब वेदर अपडेट आपको मालूम करनी है कि आज का वेदर क्या है। तो ये सब हमारे पास करंट अपडेट्स आ जाती हैं, जो आज की हमें रिसेंटली मालूम करनी है चीज़ें, वो हमारे पास करंट अपडेट्स होती हैं और वो रियल टाइम डेटा में आ जाती हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है पर्सनलाइज डेटा। नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, आपका रिज्यूमे आ जाता है, कंपनी डेटा आ जाता है, स्टूडेंट डिटेल्स, ये ना वो चीज़ें जो आपकी हद तक महदूद है। सही है, पूरी दुनिया में नहीं पता वो चीज़ें। अब आपकी कंपनी है, उसका डाटा आपको ही पता होगा ना कि गूगल को पता होगा या चैट जीपीटी को पता होगा, नहीं पता होगा उसको। आपके रिज्यूमे वो आपको ही पता है कि आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं, सब चीज़ें आपको ही पता होगा। किसी और को, गूगल या चैट जीपीटी या किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता होगा जब तक आप उसको ये प्रोवाइड नहीं करोगे। इसी तरीके से स्टूडेंट डिटेल्स, आप एक टीचर हैं, आपके स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है, तो वो रिजल्ट अब आपके पास है, वो आपको ही पता है। जब तक आप औरों को प्रोवाइड नहीं करोगे वो पता नहीं चलेगा किसी को कि कौन से स्टूडेंट ने ए ग्रेड लिया है, कौन से स्टूडेंट का बी ग्रेड आया है। तो इसी तरीके से ये हमारे पास पर्सनलाइज डेटा हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे समझ ली। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे, सिंपल, जो हमारे पास नॉन रियल टाइम डेटा है ना, हिस्टोरिकल डेटा, वो यहाँ पे आ गया। दूसरा हमने पढ़ा रियल टाइम डेटा और पर्सनलाइज डेटा। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारे पास नॉन रियल टाइम डेटा है ना, वो तो हमारे पास क्या होगा, हमारा एलएलएम उसका हमें आंसर दे देगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेटा है। ठीक है, हर जगह पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं, हिस्टोरिकल है, तो ये इजीली आपको क्या करेगा, आपका एलएलएम इसका जवाब दे देगा। किसका, नॉन रियल टाइम डेटा का। इसमें आपको टूल की ज़रूरत नहीं है, आपका सिंपल एलएलएम है। आप उससे कोई भी जो है ना हिस्टोरिकल चीज़ पूछो वो जवाब देगा। जैसे आप पूछ लो पाकिस्तान के फाउंडर कौन है, वो आपको रिप्लाई कर देगा। इसी तरीके से कोई भी पुरानी बात आप उससे पूछ लोगे, ठीक है, जो हिस्टोरिकल डेटा में आती है, तो वो आपको उसका जवाब दे देगा। सही। दूसरी टाइप हमारे पास आती है रियल टाइम डेटा, जिसके अंदर आती है करंट अपडेट। ठीक है, अब करंट अपडेट में क्या होता है, करंट अपडेट ये होती है कि आज की मालूमात। ठीक है, तो अब जो है ना हमारे पास जो हमारा एलएलएम है उसके पास करंट अपडेट नहीं होती। सही है, एलएलएम जहां तक ट्रेंड होगा वहीं तक का डाटा देगा। जैसे कल तक ट्रेंड है अगर फॉर एग्जाम्पल, और मैं आज का डाटा मांगू, तो या वो मुझे क्या करेगा, पुराना डाटा देगा। ठीक है, मैं उससे आज का डाटा मांग रही हूँ, लेकिन वो मुझे आंसर में या तो बहुत पुराना डाटा दे देगा जो कि गलत होगा ऑब्वियसली, या फिर वो मुझसे माजरत कर लेगा, सॉरी कर लेगा कि मैं जो है ना ये वाला डाटा आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, एलएलएम के पास जो है ना रियल टाइम और पर्सनलाइज डेटा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रियल टाइम डाटा और पर्सनलाइज डाटा जो है ना वो हमारे पास एलएलएम के पास नहीं होता। उसके पास रियल टाइम डाटा और पर्सनलाइज डाटा का आंसर नहीं होता है। सिर्फ किसका होता है, सिंपल एलएलएम की बात कर रही हूँ। सिर्फ नॉन रियल टाइम डाटा जो हिस्टोरिकल डाटा होता है, सिंपल एलएलएम आपको इसका जवाब दे सकता है एक्यूरेट। लेकिन अगर आप रियल टाइम की बात करें, जिसमें आप करंट चीज़ें पूछ रहे हैं उससे कि भाई आज करेंसी रेट क्या है मुझे बता दो, आज की डेट क्या है वो मुझे बता दो, आज मौसम कैसा हो रहा है ये बता दो, तो वो आपको एक्यूरेट आंसर नहीं देगा। या तो वो आपको बहुत पुराना आंसर देगा, 2023 2024
का आंसर दे देगा, या फिर वो आपसे सॉरी कर लेगा कि मैं आपको इसका आंसर नहीं दे सकता। सही है। दूसरी चीज हमारे पास आती है पर्सनलाइज डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब जैसे रिज्यूमे है, तो अब आप मुझे खुद बताएं, गूगल को कैसे पता होगा कि आपके रिज्यूमे में क्या चीज लिखी है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल्स क्या है आपकी, तो कैसे पता होगा? चैट जीपीटी को कैसे पता होगा? जब तक आप उसको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करोगे, वो उसको कैसे पता होगा? इसी तरीके से आपकी कंपनी का डेटा है, एम्प्लॉयज का डेटा है, वो कैसे चैट जीपीटी को पता चलेगा? पहले आपको उसको इन्फॉर्मेशन डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी वो उस पर आगे काम करेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स के ग्रेड है, वो आपके पास आपके रजिस्टर में लिखे हुए हैं, तो वो चैट जीपीटी को कैसे पता चलेंगे? आपको पहले उसको वो सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट आपको ये चीज याद रखनी है कि नॉन रियल टाइम डाटा, जो हिस्टोरिकल डाटा है, वो हमारे पास सिंपल एलएलएम जो है उसके पास इसका आंसर होता है, वो हमें इसका आंसर देता है। लेकिन अगर हम बात करें रियल टाइम और पर्सनलाइज डाटा की, तो ये दोनों डाटा हमारे एलएलएम के पास नहीं होते हैं। तो जहां पे रियल टाइम डाटा की नीड हो या अपने पर्सनलाइज डाटा की नीड हो, तो वहां पे यूज होता है टूल कॉलिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इधर तक जो है नॉन रियल टाइम डाटा, हिस्टोरिकल डाटा में टूल कॉलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता है, सिंपल एलएलएम इसका जवाब देता है। लेकिन रियल टाइम डाटा और पर्सनलाइज डाटा की बात करें तो इसमें हमारा एलएलएम काम नहीं करता, उसके पास ये डाटा नहीं होता। तो इन दोनों टाइप्स के लिए हमें टूल कॉलिंग का यूज करना पड़ता है। ठीक है। अब इन तीनों की हम एग्जाम्पल्स भी करके देखेंगे ताकि चीजें आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। सही है। अच्छा, ये चैट जीपीटी तो हमने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं वीएस कोड पे। वीएस कोड पे मैं आ गई, मैंने एक टूल के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करवा लेते हैं अपना। ठीक है, ताकि जो है हम इसके अंदर काम कर सकें। यूवी एडिट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये मेन डॉट पी वाई में से मैं एक क्लियर कर देती हूँ चीज़ें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल चीज़ें इंस्टॉल करनी है। जैसे अब मेरे पास आ गया यूवी एड और ओपन एआई एजेंट्स और साथ पाइथन डॉट env। ठीक है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे जो जो चीज़ें इंस्टॉल करने वाली हैं उनको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे। और ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है, जैसे ही इंस्टॉल होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया हमारे पास। ये दोनों चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी थी, हमने कर ली। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देती हूँ और यहाँ से आके मैं एक फाइल बना लेती हूँ .env। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होगा, हम अपनी एपीआई की इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो एपीआई की मैंने यहाँ पे रखी हुई है, मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, जो हमारी जेमिनी एपीआई की है, तो वो हम यहाँ पे रख देंगे .env में। सही है, और इसको मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ। उसके बाद मेन डॉट पी वाई के अंदर मैं आ गई। मेन डॉट पी वाई के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल हमने कुछ चीज़ें यहाँ से कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है, अब वो चीज़ें क्या होंगी, पहले हम यहाँ पे उनको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने रखा हुआ ये वही सारी चीज़ें जो हम शुरू से कॉपी करते आ रहे हैं, जो हमने अपने एलएलएम का कनेक्शन करना है उसके लिए हम ये सारी चीज़ें कॉपी करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जिसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं हमारे पास, एक्सटर्नल क्लाइंट, मॉडल और कॉन्फ़िग। सही है, तो ये हम शुरू से जब से हम ये कर रहे हैं, ओपन एआई स्टार्ट करा है हमने, तो तब से हम क्या कर रहे हैं, इनको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये एरर दे रहा है, ये एरर यूँ दे रहा है कि हमने अभी ऊपर इंपोर्ट नहीं करवाई है चीज़ें, तो पहले हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। यहाँ पे देखें एसिंक ओपन एआई यूज़ हुआ है, लोड डॉट env यूज़ हुआ है, ओएस यूज़ हुआ है, ओपन एआई चैट कॉम्पिलेशन मॉडल यूज़ हुआ है, रन कॉन्फिग यूज़ हुआ है। तो इन सबको यहाँ पे हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो हम पहले कर लेते हैं इंपोर्ट ओएस। ओएस को किया हमने, तो ओएस वाला एरर हमारे पास से चला गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, लोड डॉट env को भी इंपोर्ट करवाना है। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम डॉट env इम्पोर्ट लोड डॉट env, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ये भी एरर चला गया। उसके बाद हमने क्या करना है, सॉरी, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट
ठीक है, अब ये जो जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सारी हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले आ जाता है एसिंक ओपन एआई, उसके बाद हमारे पास आता है रन कॉन्फ़िग और ओपन एआई चैट कॉम्प्लीशन, ओपन एआई चैट कॉम्प्लीशन मॉडल, और उसके बाद आ जाता है रन कॉन्फ़िग। ठीक है, तो ये देखिए हमने सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करवा ली, ये एरर चला गया। अब ये हमारा एलएलएम का कनेक्शन था जो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। सही है, अब देखिए यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें क्यों कर दी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मेरा कोड जो है ना बहुत नीट एंड क्लीन हो और शॉर्ट हो। तो ये चीज़ें जो है हमेशा हमें चाहिए होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसकी एक अलग फाइल बना दी है। सही है, आपने देखा होगा main.py के नाम से फाइल थी, उसके अंदर मैंने जो एलएलएम का कनेक्शन था वो मैंने इस फाइल में करवा दिया। सही है, अब यहाँ पे आके मैं सिंपल क्या करूँगी, एक दूसरी फाइल बनाऊंगी जिसको मैं नाम दे देती हूँ जैसे tool.py। ठीक है, tool.py के नाम से मैंने एक फाइल बना ली और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अपना बाकी सारा काम करूँगी। सही है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिखानी है वो मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल मैं ले लेती हूँ फ्रॉम एजेंट्स इम्पोर्ट एजेंट एजेंट, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हम रनर को भी इंपोर्ट करवाएंगे। ये हमारे पास आ गया रनर। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें करवानी है फ्रॉम हमारी फाइल main.py के नाम से, जहाँ पे हमने क्या करवाया हुआ है, जहाँ पे हमने अपने LLM का कनेक्शन करवाया हुआ है वो फाइल का नाम है हमारे पास मेन। ठीक है, हम उसको एज अ मॉड्यूल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम मेन इम्पोर्ट। और क्या इम्पोर्ट करवाएंगे हम उस फाइल से, उस फाइल से हमने सिंपल कॉन्फ़िग को इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ले लिया कॉन्फ़िग। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, जितना भी हम काम करते हुए आए, ट्रांसलेटर एजेंट बनाया और बाकी सारी चीज़ें बनाई हैं, तो उसमें सब हमने एक ही फाइल के अंदर किया, यानी जो हम एलएलएम का कनेक्शन कर रहे हैं वो भी सारा हमने एक ही फाइल में किया और बाकी हम एजेंट भी उसी फाइल में बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे जो हमारे एलएलएम का कनेक्शन था, एपीआई गेट करनी थी, वो सारी चीज़ें मैंने एक फाइल में कर दी। ठीक है, और उसको मॉड्यूल बना के मैं दूसरी फाइल में यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या है, इसके अंदर मैं डायरेक्ट अपना एजेंट बनाऊंगी और काम करूंगी। इसके अंदर मुझे ये सारा जो भी एलएलएम का कनेक्शन और एपीआई की गेट करनी थी वो मुझे इसके अंदर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इस तरीके से अलग से ये काम करके इसको एज अ मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो एक फाइल के अंदर भी सारा काम कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमने इसको एज अ मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया। ठीक है, main.py की फाइल में हमने सारा कनेक्शन कराया था, तो मेन की फाइल से हमने कॉन्फ़िग को इंपोर्ट कर लिया। सही हो गया, अब हम अपना काम करेंगे। सही है, अब हमने क्या करना है, अपना एजेंट बनाना है। तो यहाँ से सबसे पहले एजेंट कैसे बनेगा, हमने यहाँ से लिया एजेंट, सही है। अब हमने एजेंट जो बनाना है ना, हमने एजेंट क्या बनाना है, यहाँ पे सबसे पहले हम नेम दे देते हैं, एजेंट का नेम आ गया। नेम मैं यहाँ पे दे रही हूँ, एजेंट का कुछ भी रख सकते हैं आप, जैसे मैं यहाँ पे दे रही हूँ जर्नल एजेंट। ठीक है, या क्यूरी एजेंट, आप कुछ भी दे सकते हैं नाम, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे हमने जर्नल एजेंट ले लिया। उसके बाद आती है इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर ले लेते हैं, और इंस्ट्रक्शंस भी जो है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ, एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, you are a helpful assistant, your task is to help the user with their queries। ठीक है, ये हमने क्या कर दी, इंस्ट्रक्शंस दे दी उसको। ठीक है, जब भी हम एजेंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका नेम देते हैं और उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी। अब उसके बाद क्या करना है, हमने उसे रन करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक जो है ना वो ले लेती हूँ रिजल्ट, और उसके बाद हम रनर डॉट रन सिंक पे आ जाते हैं। ठीक है, सिंक्रोनसली हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने सिंक ले लिया। उसके बाद हमने लिखना है
एजेंट के बाद हमारे पास आ जाएगा हमने इनपुट देना है, ठीक है। तो इनपुट में मैं अब इससे सबसे पहले हम हिस्टोरिकल डेटा की एग्जांपल ले रहे हैं। अभी ये हमारे पास क्या है, आपको नजर आ रहा होगा, ये सिंपल एजेंट है हमारा, ठीक है। इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का टूल यूज नहीं कर रहे हैं, ये नॉर्मल सिंपल एजेंट है, जैसे हम ट्रांसलेटर एजेंट बनाया था और बाकी चीजें हमने की थी, तो ये वही सिंपल एजेंट है हमारे पास, सही है। तो अब हमने एजेंट दे दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे, यानी जो भी हमारी क्यूरी है, जो हम पूछना चाह रहे हैं अपने एजेंट से जिस चीज़ का जवाब, वो यहाँ पे हम सवाल दे देंगे। तो जैसे अब पहली एग्जांपल मैंने आपसे कहा हिस्टोरिकल डेटा की होगी, तो मैं पूछ लेती हूँ इससे, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, सॉरी, ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, अपना इनपुट दे दिया, यानी मेरी जो भी क्यूरी थी वो यहाँ पे आ गई, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, सही। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉमा लगाया और यहाँ पे आ गए, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सही है। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा रन कॉन्फ़िग, हम ले लेंगे यहाँ से, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्फ़िग आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो भी हमने यहाँ पे ये कनेक्शन किया हुआ है एलएलएम का, एपीआई की गेट की हुई है, वो सारी यहाँ पे आ गई हमारे पास, ठीक है। अब आप देखें ये कोड कितना नीट एंड क्लीन और शॉर्ट हो गया है, कि पहले हम क्या करते थे, हम पूरा ये जो कनेक्शन होता था एलएलएम का, एपीआई की गेट करना है, पूरा हम लिखते थे, और उसके बाद हम अपना एजेंट बनाते थे, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता था, आपस में मिक्स हो जाती थी चीज़ें, समझ में नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पे आपको कोड नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा होगा, कितना शॉर्ट कोड है जो आपके सामने है, इतना सा कोड लिखना पड़ता है एजेंट बनाने के लिए, और ये सारा काम ये कनेक्शन का होता है, जो कि काम भी क्या है, कॉपी पेस्ट वाला काम है, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है कि आप इसका पूरा एक मॉड्यूल के तौर पे आप इसको अलग से फाइल में बना के रख लें, और जब भी आपको जो भी एजेंट बनाना है उसमें जस्ट आप इसको इस तरीके से इंपोर्ट करवा लें और यहाँ पे दे दें, तो आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, आप एक ही फाइल के अंदर सारा काम करना चाहते हैं जैसे हम ट्रांसलेटर एजेंट में करते हैं, या आप इस तरीके से मॉड्यूल बना के कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना चाहते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, सही है। अच्छा, यहाँ पे हमारा एजेंट रेडी हो गया, अब इसका हम आउटपुट ले लेते हैं। आउटपुट कैसे लेंगे, सिंपल, हमने प्रिंट का फंक्शन लेना है, प्रिंट का फंक्शन लेने के बाद यहाँ पे हमने रिजल्ट को कॉल करना है, रिजल्ट के साथ हम लेना चाह रहे हैं डॉट लगाया, और हम यहाँ से लेना चाह रहे हैं फाइनल आउटपुट, ठीक है। फाइनल आउटपुट का मतलब क्या है, फाइनल आउटपुट जब हम लगा देते हैं ना, अगर मैं खाली रिजल्ट लिखूंगी तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही होंगी वो सब देगा हमें, लेकिन फाइनल आउटपुट लगाने का मकसद ये है कि जो हमारा रिजल्ट है वो हमें स्ट्रिंग में दे दो, मीन्स यानी जो भी इस सवाल का जवाब है सिर्फ वो हमें प्रोवाइड करो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से आऊँगी और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको चलाऊँगी, हमारी फाइल का नेम है tool.py, यू बी रन tool.py। अब इसको चलाते हैं और देखते हैं आंसर क्या देता है। मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा सिंपल एलएलएम है वो हिस्टोरिकल डेटा का आंसर इजीली दे देता है, उसके बाद उसका जवाब होता है। तो देखते हैं अब ये फाउंडर जो है पाकिस्तान के, उनका नाम बताता है या नहीं बताता। एंटर करते हैं और अब आंसर का वेट करते हैं कि हमारे पास आंसर आता है या नहीं आता। ये देखिए आंसर आ गया। क्या आंसर आया, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया उसने, ठीक है। तो जो मेरी पहली वाली बात थी कि जो हमारे पास टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ डेटा, तो इसके अंदर जो पहली टाइप है नॉन रियल टाइम डेटा यानी हिस्टोरिकल डेटा, एलएलएम के पास ऐसी जो भी क्यूरीज आएंगी जो नॉन रियल टाइम डेटा यानी हिस्टोरिकल डेटा पे होंगी, वो उन सब का आंसर देगा, उसको वहाँ पे किसी किस्म के टूल की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहली एग्जांपल हमने करके देख ली। आप और भी कोई हिस्टोरिकल डेटा पे इससे सवाल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया, हमारे पास नॉन रियल टाइम डाटा की एग्जांपल हमने यहाँ पे देख ली, सही है। अच्छा, यहाँ पे यू की स्पेलिंग गलत थी, सही कर लिया हमने। अब ये तो हो गया नॉन रियल टाइम डेटा। अब इसके बाद हमने, हमारे पास और भी चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास,
ये नॉन रियल टाइम डेटा हो गया। अब हमने रियल टाइम डेटा और पर्सनलाइज्ड डेटा की एग्जांपल देखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे आएंगे और मैं सिर्फ इनपुट चेंज करूंगी, ठीक है। बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं कर रही, मैं सिर्फ इनपुट चेंज करूंगी। बाकी तो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि वो असिस्टेंट है। असिस्टेंट का काम क्या है, वो हमारे पास हमने लिखा है योर टास्क इज टू हेल्प द यूजर विद देयर क्यूरीज, यानी जो भी क्यूरीज हो यूजर की वो आपने जवाब देना है उसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल कोई भी हो सकता है। अब एक सवाल हमने हिस्टोरिकल डाटा पे कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे रियल टाइम डाटा यानी करंट अपडेट के हवाले से कोई सवाल करते हैं, ठीक है। तो मैं इससे पूछती हूँ व्हाट इज द कन्वर्जन रेट ऑफ यूएसडी टू पीकेआर, ठीक है। अब मैं इससे पूछ रही हूँ व्हाट इज द कन्वर्जन रेट ऑफ यूएसडी टू पीकेआर, सही है। तो अब देखते हैं इसका जवाब क्या देता है। यूवी रन टूल डॉट पी वाई हमने चलाया और अब हम देखते हैं इसका जवाब क्या देता है। आज के हिसाब से इससे जवाब देना चाहिए। तो ये देखिए क्या कह रहा है, ऊपर आ जाते हैं। देखिए कह रहा है एज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल आई कैन नॉट प्रोवाइड यू विद द एग्जैक्ट रियल टाइम यूएसडी टू पीकेआर कन्वर्जन रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट्स आर कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग ड्यू टू मार्केट कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसने क्या कर लिया, आपसे माजरत कर ली। वो कह रहा है कि भाई मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता एग्जैक्ट रियल टाइम यूएसडी टू पीकेआर कन्वर्जन रेट, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं इसकी। मैं यहाँ से डाटा क्लियर करती हूँ। रियल टाइम डाटा की एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं इससे पूछती हूँ व्हाट इज द वेदर इन इस्लामाबाद, व्हाट इज द वेदर इन इस्लामाबाद, ठीक है। ये भी हमारे पास देखते हैं, हमारे पास रियल टाइम डाटा है, ठीक है। तो इसको हम चलाते हैं और देखते हैं इसका क्या जवाब देता है हमें। ये देखिए क्या दे रहा है ये जवाब, कह रहा है आई कैन प्रोवाइड यू विद अ जर्नल ओवरव्यू बट फॉर अ ट्रूली अप टू द मिनट रिपोर्ट आई रेकमेंड चेकिंग अ रिलायबल वेदर ऐप और वेबसाइट स्पेसिफिक टू इस्लामाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो है ना वो आपको नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे भी उसने आपसे एक तरीके से माजरत कर ली है, क्योंकि ये क्या है, रियल टाइम डाटा पे काम नहीं करता। जो आपके पास आज का डाटा होगा, करंट अपडेट्स होंगी, वो आपको ये नहीं प्रोवाइड कर सकता है। जैसे एक और लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं रियल टाइम डाटा की, कि मैं इससे पूछती हूँ व्हाट इज टुडेज डेट, ठीक है। अब देखते हैं इसका जवाब देता है नहीं देता। मैं उससे क्या पूछ रही हूँ, आज की तारीख पूछ रही हूँ। अब मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, ये देखिए क्या जवाब दिया इसने, टुडे इज November 6, 2023, जबकि हमारे पास क्या चल रहा है, आपके सामने यहाँ पे डेट लिखी हुई आ रही है 6/28/2025, यानी हमारे पास 6 मंथ यानी जून चल रहा है, जिसकी 28 डेट है आज, और 2025 चल रहा है। लेकिन इसने मुझे, मैंने इससे क्या सवाल किया था कि आज डेट क्या है, आज की करंट डेट पूछिए, करंट अपडेट पूछी मैंने डेट की। तो इसने मुझे क्या जवाब दिया, टुडे इज November 6, 2023, जो कि हमारे पास क्या है, गलत है। तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि हम जो भी करंट अपडेट्स पूछेंगे, ये जो हमारी सेकंड डेटा टाइप थी रियल टाइम डाटा करंट अपडेट, ये भी प्रूफ हो गया कि मैंने इससे करेंसी रेट पूछा, करंट रेट पूछा, करंट डेट पूछी, वेदर अपडेट पूछी, तो इसने क्या किया, करंट डेट इसने मुझे गलत प्रोवाइड कर दी, ठीक है। और करेंसी रेट और वेदर अपडेट में इसने मुझसे माजरत कर ली। तो यही चीज़ मैंने आपसे कही थी कि हमारे पास जो है LLM जहाँ तक ट्रेंड होगा वो वहीं तक की अपडेट देगा। तो करंट डेट उसने मुझे गलत दी, वो कहाँ तक हमारे पास ट्रेंड था, वो हमारे पास
नवंबर तक जो है 2023 तक जो है ट्रेंड था, तो उसने वही डेट मुझे, जो उसके पास लास्ट अपडेट थी वहीं तक उसने मुझे डाटा दिया, उससे आगे वो ट्रेंड नहीं है तो वो मुझे वहाँ की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो या तो वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देगा या वो आपसे माजरत कर लेगा, लेकिन उसके पास रियल टाइम डाटा नहीं होगा। ठीक है, लास्ट हमारे पास पर्सनलाइज डेटा है। इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि ये भी क्लियर हो जाए। लास्ट एग्जाम्पल इसकी हम देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं ये डाटा क्लियर करती हूँ और मैं अब इससे जैसे पूछूं, जैसे मैं पूछती हूँ शो मी द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। ठीक है, अब मैंने इससे पूछ लिया शो मी द टॉप 10, सॉरी शो मी द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। मैं उससे पूछ रही हूँ क्लास 9 के जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं वो मुझे दिखाओ। अब आप खुद बताएं उसको क्या पता चलेगा कौन सी क्लास है, कौन सा स्कूल है, कहाँ की कौन सी बात कर रही हूँ। उसके पास तो कोई डिटेल ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो कैसे जवाब देगा। तो ये हमारे पास पर्सनलाइज डेटा हो गया। यहाँ पे देखिए मैं चलाती हूँ uvruntool.py और अब हम देखते हैं हमें क्या जवाब देता है। ऑब्वियसली ये माजरत कर लेगा, क्या कह रहा है, आई कांट डायरेक्टली एक्सेस अ स्पेसिफिक क्लास स्टूडेंट records or ranking information. To get that information you will need to, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी है, यानी क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या लिखा है, द बेस्ट सोर्स फॉर दिस इंफॉर्मेशन। सही है, यानी आपके पास क्या होना चाहिए, ये जो भी आप डाटा उससे मांग रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप उससे मांग रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन उसके खुद के पास तो हो, लेकिन उसे तो पता ही नहीं कौन सी टॉप 10 स्टूडेंट्स है, कौन सा स्कूल है, कहाँ की किस चीज़ की बात हो रही है, तो उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, कैसे आपको डाटा निकाल के देगा। सही है, तो ये हमारे पास पर्सनलाइज डेटा की एक एग्जाम्पल हो गई। आप अपनी तरफ से भी कोई भी एग्जाम्पल पर्सनलाइज डेटा की करके चेक कर सकते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। तो यहाँ पे जो हमने चीज़ पढ़ी कि हमारे पास टूल कॉलिंग का कॉन्सेप्ट, हमने समझा कि टूल कॉलिंग क्या होता है और कब यूज होता है। ठीक है, टूल कॉलिंग का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि सिंपल पाइथन फंक्शन होता है जिसको डेकोरेटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, टूल बना के यूज करते हैं। कब, जब एलएलएम के पास किसी क्यूरी का आंसर नहीं होता। अब एलएलएम के पास कब क्यूरी का आंसर नहीं होता, जब डाटा नॉन रियल टाइम होता है ना, हिस्टोरिकल होता है, तो एलएलएम के पास उस क्यूरी का आंसर होता है। लेकिन जब डेटा रियल टाइम यानी करंट अपडेट पे हो या पर्सनलाइज डाटा हो यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे हो, तो इन दो डेटा टाइप्स की सूरत में एलएलएम के पास क्यूरी का आंसर नहीं होता, तब वो क्या करता है, टूल का यूज करता है। सही है, और तीनों की एग्जांपल्स हमने करके देख ली। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा टूल कॉलिंग का, कि टूल कॉलिंग क्या है, कैसे, कब और क्यों काम करता है। ठीक है, अब इंशाल्लाह इसके अंदर एक चीज़ और है, चलें वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको यहीं से कंटिन्यू करें। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे मैं आती हूँ, बल्कि इसको मैं बंद कर देती हूँ, इसको भी बंद कर देते हैं और आते हैं गूगल पे। और यहाँ से देखिए मैं लिखती हूँ ओपन एआई एजेंट्स एसडीके, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की, वहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे देखिए आपको एक टूल्स का ऑप्शन मिल रहा होगा। ठीक है, टूल्स के ऑप्शन में हम जैसे ही आए तो यहाँ से देखिए मैं नीचे आऊँगी तो आपके पास यहाँ पे टूल्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे ना हमारे पास जो टूल्स की बात करें, 3 तरह के टूल्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है, ये देखिए पहला टूल क्या है हमारे पास, होस्टेड टूल्स। ठीक है, एक हमारे पास होस्टेड टूल्स होता है, दूसरा हमारे पास फंक्शन टूल्स होता है, और तीसरा हमारे पास जो होता है वो है आपका एजेंट्स एज टूल्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, 3 तरह के टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं। अब अगर होस्टेड टूल्स की बात करें ना, तो होस्टेड टूल जो है ये ओपन एआई के सर्वर पे होस्ट होते हैं। सही है, ओपन एआई के बिल्ट इन टूल्स होते हैं इसमें, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। इसको अगर आप मज़ीद पढ़ें तो ये देख रहे हैं आप, ये सारे जो इसके अंदर होस्टेड टूल्स के अंदर नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे क्या हैं, ये ओपन एआई के बिल्ट इन टूल्स हैं। सही है, इसके बाद अगर हम बात करें फंक्शन टूल्स की, ठीक है, हम जो यूज़ करने वाले हैं वो फंक्शन टूल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे रेपो के अंदर भी एग्जांपल्स दिए फंक्शन टूल्स की दिए, और हम पढ़ेंगे भी फंक्शन टूल्स को। हम फंक्शन टूल्स को क्यों पढ़ेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब फंक्शन टूल्स क्या होता है, देखिए फंक्शन टूल जो है ना, इसमें सिंपल पाइथन फंक्शन यूज होगा एज अ टूल, और ये जेमिनाई की यूज करता है।
सही है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, सिंपल पाइथन फंक्शन होता है जिसको हम एक डेकोरेटर की हेल्प से टूल बना देते हैं। सही है। तो फंक्शन टूल के अंदर यही होगा, इसमें सिंपल पाइथन फंक्शन यूज होगा एज अ टूल। ठीक है। और इसके अंदर हम जेमिनाई की यूज करेंगे जो कि हमारे पास क्या है, बिल्कुल फ्री है, इसलिए हम इसको यूज करने वाले। और अगर उसकी निस्बत में बात करूं यहाँ पे होस्टेड टूल्स की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास ओपन एआई की चाहिए होती है जो कि पेड होती है। ठीक है। तो होस्टेड टूल्स अगर आपको यूज करना है तो इसके लिए आपको ओपन एआई की यूज करनी पड़ेगी जो कि पेड होगी, आपको खरीदनी पड़ेगी। और फंक्शन टूल्स में जेमिनाई की यूज होगी जो कि हमारे पास फ्री है बिल्कुल। सही। उसके बाद तीसरा हमारे पास जो आता है वो है एजेंट्स एज टूल्स। नाम से ही पता चल रहा है, एजेंट को एज अ टूल यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है। जो हम एजेंट्स बनाते हैं ना, उनको टूल की तरह यूज करते हैं हम इसमें। सही है। और ये भी हमारे पास क्या है, ये भी, इसमें भी ओपन एआई की चाहिए होती है जो कि पेड है। तो जो हमारे पास होस्टेड टूल्स हैं और एजेंट्स एज टूल्स हैं, ये दोनों क्या है, पेड की के थ्रू यूज होंगे, ना ओपन एआई की इसके अंदर रिक्वायर्ड है, उसके बगैर ये नहीं काम करेंगे, और वो की हमारे पास पेड होती है। सही है। और फंक्शन टूल जो है हमारे पास वो बिल्कुल फ्री है, जेमिनाई की यूज होगी इसके अंदर, और जेमिनाई की हमारे पास बिल्कुल फ्री में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है ना, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी मैं फंक्शन टूल्स पे, कि अभी हमने समझ लिया टूल कॉलिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है। और एलएलएम किस किस डेटा टाइप पे किस तरीके से काम करता है वो भी हमने समझ लिया। अब हमें रियल टाइम डाटा, यानी जो करंट अपडेट्स में डेटा होता है उस पर, और पर्सनलाइज डाटा पे काम करना है कि हमने अपने एलएलएम को टूल्स की हेल्प से इतना ट्रेन कर देना है, ऐसा बना देना है कि अगर हम उससे रियल टाइम डाटा या पर्सनलाइज डाटा भी पूछें तो वो उसका आंसर हमें दे सके। तो वो किसकी मदद से होगा, हम फंक्शन टूल्स का यूज करके उसको इस तरीके से बना सकते हैं, इतना एडवांस बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम ये सीखेंगे कि हम फंक्शन टूल्स का यूज करके किस तरीके से अपने एलएलएम को इतना एडवांस बना सकते हैं कि वो रियल टाइम डाटा का भी आंसर दे और पर्सनलाइज डाटा का भी आंसर दे। ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।